तीन कृषि कानूनों पर तर्क और वितर्क लगातार जारी है। कुछ लोग इसको फ़ायदेमंद गिनवाने की कोशिश कर रहे हैं और समाज का, किसानों का एक बड़ा तबका इसका विरोध कर रहा है कि ये कानून किसान और किसानी के लिए घातक हैं। हमारे साथ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट विक्रम मित्तल जी हैं। इनसे सरल भाषा में इन कानूनों को समझने की कोशिश करेंगे। मित्तल साहब, पहले तो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि असल में ये कानून है क्या, उसके बाद बिंदुवार तरीके से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये तीन कानून हैं। इसमें से एक कानून तो ऐसा है जिसमें संशोधन किया गया है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, और दो कानून सरकार बिल्कुल नए तरीके से लेके आई है जिनका कि पहले कोई कानून नहीं था। और इसमें जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसमें संशोधन ये कर दिया कि पहले कुछ चीज़ें एसेंशियल थी, ज़रूरी थी, उनकी जमाखोरी नहीं हो सकती थी, उनकी कालाबाजारी नहीं हो सकती थी, हर एक पे सरकार का रेगुलेशन और लिमिट थी। अब वो लिमिट सरकार ने हटा दी है और इससे जो है ना जमाखोरी बढ़ेगी और हर एक जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके दाम बढ़ जाएंगे। दूसरा कानून है कि जिसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, वैसे वो फार्मर्स एग्रीमेंट एक्ट के नाम से है। और उस कानून में क्या है कि, और एक कानून और है इसके अलावा, कि फार्मर्स ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए एक कानून बनाया गया है। इन दोनों ही कानूनों में 4-4 चैप्टर्स हैं और जो मुख्य क्रक्स है इसका, एक चैप्टर है जिसमें उसमें फार्मिंग का जो एग्रीमेंट का जो इशू है। अब होगा क्या कि सरकार जो है किसानों को ये कह रही है कि वो अपनी ज़मीन पे जो खुद की है वो कॉन्ट्रैक्ट करें बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ। और इसके एक्ट के ऑब्जेक्ट में जो उद्देश्य जो है इसमें साफ साफ लिखा है किस किस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। बड़ी बड़ी एग्री बिजनेस फर्म्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, कॉरपोरेट हाउसेज हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, उनके साथ आप करेंगे। और उसमें से भी अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि क्वालिटी, स्टैंडर्ड, ग्रेड जो है उस एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे। और यही एक जगह है जहां पर कि किसान का शोषण होगा कि क्वालिटी की मैचिंग जो है, ये कोई फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग का सवाल नहीं है कि कोई फैक्ट्री में कोई सामान मैन्युफैक्चर हो गया उसकी क्वालिटी आप पहले तय कर लोगे। और ये तो किसान की फसल है जो कि पूर्णतः किसान के भी हाथ में नहीं है, ये मौसम के हाथ में है, ये खाद के ऊपर डिपेंड करती है, बीज पे डिपेंड करता है, दवाई पे डिपेंड करता है। और खाद, बीज, दवाई प्रोवाइड कंपनी करवाएगी। इसलिए ये किसान को इस बात के लिए दोषी ठहराना कि उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं होगा। और इसमें बीच में आपको टोक रहा हूं, आपने कहा कि क्वालिटी पे रेट निर्धारित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो स्वयं ये कहा है कि जो एग्रीमेंट लिख दिया गया उसके अनुसार उसको पैसा मिलेगा। तो इतना बड़ा झूठ था या फिर कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन इन तमाम चीज़ों में हो रहा है? देखिए, ये झूठ इसको नहीं कह सकते। जो एग्रीमेंट लिखा जाएगा इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट होगा दो ऐसी पार्टियों के बीच में होगा। एक तरफ तो एक वो किसान है जिसके पास 2 से 5 एकड़ ज़मीन है, एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके पास बड़े बड़े वकील हैं, जिसके पास प्रोफेशनल्स हैं, सारी चीज़ें हैं। होगा क्या, इसमें लिखा हुआ एक्ट में स्पेशल कि सरकार एक एग्रीमेंट का मॉडल तैयार करेगी और वो मॉडल सब जो है कंपनियों को उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे किसान जाता है बैंक में, उसको किसान क्रेडिट कार्ड लेना है और वो जाते ही वो एग्रीमेंट वहाँ भी होता है, परंतु कोई भी किसान पढ़ता नहीं है। और अगर पढ़ना चाहे तो भी पढ़ नहीं सकता। और अंग्रेजी है, इतनी छोटी अंग्रेजी है कि बहुत लेंस लगाने से भी आपको समझ में नहीं आएगी। तो ऐसा इसमें भी होगा, किसान सिर्फ हस्ताक्षर करेगा, इसके अलावा किसान के पास कुछ नहीं होगी। और वो जो एग्रीमेंट जिस दिन होगा, जिस दिन उसके ऊपर डिस्प्यूट होगा, एग्रीमेंट के अंदर क्या लिखा गया है उसके ऊपर डिस्प्यूट का निर्धारण होगा। इसलिए ये एग्रीमेंट कहना कि उसमें सारी चीज़ें लिखी हैं उसका कोई महत्व नहीं है। दूसरी बात, एग्रीमेंट में जहाँ तक प्राइस का सवाल है, ये एक्ट ये कहता है बाकायदा, अगर आप कहें तो मैं सेक्शन भी बता दूं आपको कि ये सेक्शन 5 है, 5 का ए, वो ये कहता है गारंटीड प्राइस होगा। अब व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ गारंटीड प्राइस? गारंटीड प्राइस, आपने गेहूं का रख दिया 20 रुपये किलो, मार्केट में वो गेहूं होगी 50 रुपये किलो, तो आप उसको खरीद लेंगे। अगर वो गारंटीड प्राइस
20 रुपये था और आपने 10 रुपये का रेट हो गया, तो आप उसका क्वालिटी का नाम लेके, स्टैंडर्ड का नाम लेके, ग्रेड का नाम लेके उसको नहीं खरीदेंगे और अल्टीमेटली वो किसान को 10 रुपये में खरीदनी पड़ेगी और आप ये कहेंगे गारंटेड ये प्राइस है। तो अगर यहाँ MSP लिखा जाए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो भी किसानों का कुछ भला हो सकता है, परंतु ये इसमें किसी भी तरीके से वो फार्मिंग एग्रीमेंट जो है वो किसान के हक में नहीं होगा, पूरी तरीके से किसान को वो करेगा। दूसरा, इसके साथ साथ इसमें यह भी लिखा गया है कि वो जो एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट के बेस पे इंश्योरेंस हो सकता है फसल का और क्रेडिट भी लिया जा सकता है। इस अफवाहें इस बात की है कि किसान की ज़मीन पर वो लोन ले लेगा और उसके बाद में कुर्की हो जाएगी। देखिए मैं आपको बताऊं, सेक्शन 9 है स्पेशल, इसमें लिंकेज ऑफ द फार्मिंग एग्रीमेंट विद इंश्योरेंस और क्रेडिट। ये क्या कहता है कि जो फार्मिंग एग्रीमेंट होगा, जो समझौता होगा, उसका लिंक कर दिया जाएगा इंश्योरेंस के साथ, नंबर 1। नंबर 2, क्रेडिट के साथ। इसका मतलब उस समझौते के आधार पे कंपनी जो है लोन लेगी, उस ज़मीन को गिरवी रखेगी और उसके आधार पे लोन लेगी। ये जो सरकार कह रही है कि ज़मीन नहीं जाएगी, ज़मीन नहीं जाएगी, ये सेक्शन 9 है स्पेसिफिकली, जिसमें लिखा गया है कि क्रेडिट ले सकते हैं, इंश्योरेंस होगा तो क्रेडिट ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली वो ज़मीन जाएगी। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्रोविजंस हैं। एक आपको मैं, कंस्ट्रक्शन का एक कोई मामला था कि जब कॉन्ट्रैक्ट पे कोई ज़मीन ले ली गई है तो उस पर कंस्ट्रक्शन वो करेगा। उसमें एक चीज़ और ये लिखी गई है कि अगर आपने एक एग्रीमेंट कर लिया और अगर कंपनी को ज़रूरत है कि कोई गोदाम बनाना है 2 एकड़ में, तो वो उसके ऊपर गोदाम बना सकती है। हाँ, एक कंडीशन भी लगाई है कि जब ये समझौता ख़त्म होगा तब वो हटाना पड़ेगा। अब हटाने का क्या मतलब है? हटा तो वो देंगे, परंतु उससे जो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति जो ख़त्म होगी उसका क्या होगा, इसके बारे में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। और वो स्ट्रक्चर बनाने का इजाज़त का मतलब ये है कि अल्टीमेटली वो जो ज़मीन है, अगर 2 एकड़ में किसी ने गोदाम बना दिया तो अल्टीमेटली वो ज़मीन 2 एकड़ वो कॉरपोरेट को ही देनी पड़ेगी, किसान के काम की वो ज़मीन नहीं बचेगी। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं अगर आपको बताऊं कि ये जो एग्रीमेंट जो होगा, फार्मिंग एग्रीमेंट जो एक्ट है, इसमें एक चीज़ जो बीमारी है सबसे बड़ी जो है, उसमें लिखा है कि किसी भी तरीके का स्टेट का एक्ट, कोई भी राज्य अगर राजस्थान चाहे कि मैं अपना अलग कानून बना दूं, जैसे कि पंजाब ने कहा था कि हम नहीं मानेंगे, पंजाब कह रहा है कि हम बना देंगे, हरियाणा बनाना चाहे, कोई भी स्टेट अपना अलग से कानून नहीं बना सकता। इसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। अगर आप कहो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पेशल ये लिखा है कि स्टेट का एक्ट इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, कि राज्य के जो भी निर्धारण हैं वो इसके ऊपर सेक्शन 7 है, एग्जम्पशन विद रिस्पेक्ट टू द फार्मिंग प्रोड्यूस, तो कि कोई भी स्टेट अपना अलग कानून नहीं बना सकता। और इसके साथ साथ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इसके ऊपर लागू नहीं होगा, कितना भी चाहे जमाखोरी इस मामले में कर सकती है। एक चीज़ और, अगर वो एग्रीमेंट कोई कंपनी कर रही है तो ये भी कंपनी की मर्जी है कि वो पैदा क्या करवाएगा। वो ये कह दे कि कल को गेहूं, मैं तो इस इलाके में गेहूं पैदा नहीं करवाना चाहता, कोई भी और करवाएगा, तो फिर किसान को गेहूं भी खरीद के खानी पड़ेगी। तो ये इस तरीके की कुछ बहुत सी चीज़ें। एक और है कि आप जब डिलीवरी लोगे सामान की और किसान की फसल की, उस समय आप इंस्पेक्शन करोगे और अगर वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ग्रेड नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। और इसके अलावा ये भी प्रोविज़न है कि आप फसल आने से पहले जुताई के टाइम भी उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हो और अगर आपके क्वालिटी ठीक नहीं है तो आप उस समय भी उस समझौते को रद्द कर सकते हो। और सबसे जो ज़्यादा संदेह की बात है, जिस पे किसानों को सबसे ज़्यादा जो संदेह हो रहा है, जो सरकार की मंशा पे, उसमें सबसे बड़ा ये है कि जो कोर्ट में जाने की पावर नहीं है। सरकार का तर्क यह है कि कोर्ट में इसलिए नहीं लेके जाना चाहते कि कोर्ट में बहुत लंबे समय लगते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एसडीएम को पावर दी गई है और एसडीएम की पहली बात तो इतनी हैसियत नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ फैसला दे दे। हरियाणा में हमने देखा कि एक तहसीलदार के ड्राइवर ने एक डिप्टी सीएम के खिलाफ पोस्ट डाल दी और एसडीएम को उसकी इंक्वायरी दे दी। एसडीएम ने बिना कोई नोटिस के सरकार के कहने पे उसको सस्पेंड कर दिया। इसी तरीके से जिस दिन एसडीएम के पास ये जाएगा तो एसडीएम वही फैसला करेगा जो सरकार कहेगी या कंपनी कहेगी। दूसरी बात जो 30 दिन की बात है, 30 दिन की बात का सवाल इसमें लिखा गया है कि दोनों पार्टियों को सुना जाएगा। दोनों पार्टियों को सुनने का मतलब ये है कि 3 साल से पहले फैसला नहीं आ सकता। 30 दिन की एक लिमिट जो बता रहे थे उस पर किस तरीके से 3 साल? 30 दिन, मैं कह रहा हूँ 30 दिन की लिमिट है।
कि 30 दिन में वो डिसाइड करेंगे, परंतु ये हिंदुस्तान में इतने कानून बने हैं। मैं आपको एक ये चेक की कोई पेमेंट बाउंस हो जाती है, उसमें 3 महीने का टाइम है, समरी ट्रायल बोलते हैं। परंतु आज आपको बताऊं 2010 से के भी मामले आज तक भी कोर्टों में पेंडिंग है। 2-2, 3-3 साल तक उनकी सर्विस नहीं होती, कंपनियां पेश ही नहीं होंगी। एक कंपनी, अब आप मैं फॉर एग्जांपल कहूं कि हमने फेसबुक को एक नोटिस भेजा, कैलिफोर्निया में उसका ऑफिस है, उसको नोटिस भेजना ही संभव नहीं है, उसका आना 30 दिन में डिसाइड होना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बहुत मुश्किल काम होगा ये। दूसरी बात, कंपनी के पास अपने वकील होंगे, अपने प्रोफेशनल होंगे, उनके रिटर्न स्टेटमेंट तैयार करने वाले होंगे। किसान के पास ऐसा कुछ नहीं होगा। किसान को अल्टीमेटली वकीलों पे ही डिपेंड करना पड़ेगा या फिर सरेंडर करना पड़ेगा। किसान को तो तमाम उम्र में पटवारी काबू नहीं है, यहाँ तो फिर भी कहीं ना कहीं एसडीएम की बात हो रही है। तो हाँ, ये सही बात है। पटवारी तो दूर की बात, मैं तो कह रहा हूँ गांव में कोई भी छोटे से छोटा कोई अधिकारी है, किसान तो उसको भी हैंडल नहीं कर सकता। और क्योंकि हैंडल इसलिए नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है कि किसान पढ़ा लिखा नहीं है, वो नहीं है, परंतु उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी ऐसी नहीं है कि वो एक दिन भी कोर्ट में जाएगा तो उसके तो 500 रुपये के दिहाड़ी का नुकसान हो जाएगा, तो वो उसका कहाँ से भरपाई होगी, उसका कोई वो नहीं है। तो इसलिए ये संभव नहीं है। ये एक्ट, फार्मिंग एग्रीमेंट एक्ट, बिल्कुल किसानों के ख़िलाफ़ है। किसानों की ज़मीन भी जा सकती है और किसानों की जो हालत आज के दिन है वो उससे ज़्यादा बदतर होगी। दूसरा जो एक्ट है, अगर हम उसकी बात करें, वो है ट्रेड एंड कॉमर्स, कि एक फार्मिंग एग्रीमेंट बना दिया कि एग्रीमेंट के हिसाब से आपकी फसल पैदा हो जाएगी। आगे उसका क्या होगा? आगे उसका ये होगा कि अब अगर सरकारी मंडी में जाएगा तो फिर किसान वहाँ जाके भी अपनी बात रख सकता है, परंतु उसके लिए ये कर दिया कि अब मंडी में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि जो फार्म है, खेत के गेट पे से मंडी शुरू हो जाएगी। खेत के गेट पे अगर वो ख़रीदना चाहे खरीद सकता है, खेत से बाहर निकल के किसी भी जगह पे चाहे वो खरीद सकता है और अपनी प्राइवेट मंडियाँ स्थापित कर सकता है। उसमें भी ये सेम चीज़ लिखी हुई है कि स्टेट का कोई एक्ट इसके ऊपर लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट के एक्ट लागू नहीं होने का कि जो हमारी मंडियां हैं वो लागू नहीं होंगी। और इसके अलावा उसके ऊपर कोई मार्केट फीस, उसमें स्पेसिफिकली अगर आप कहो कि मैं उसका बार बार जिक्र आ रहा है कि जो मंडी में अगर खरीद होगी तो उसमें टैक्स अदा करना पड़ेगा, लेकिन बाहर अगर खरीदा जाएगा तो टैक्स नहीं लगेगा। डिफरेंस क्या है? सेक्शन 6 है, मार्केट फी अंडर स्टेट APMC एक्ट एटसेट्रा इन ट्रेड एरिया, नो मार्केट फीस, किसी भी तरीके की कोई मार्केट फीस उस मंडी के ऊपर नहीं लगेगी। और ये जो मार्केट फीस जो लेती है सरकार, वो वहाँ किसान की फसल के लिए शेड बनाने के काम आते हैं, किसान के बैठने की जो जगह बनाते हैं उसके काम आते हैं। और आपको ये बताऊं कि हरियाणा में तो मैं कह सकता हूँ बहुत से रोड ऐसे हैं जो मार्केट कमेटी ने बनाए हुए हैं। हरियाणा मार्केटिंग कृषि उपज मंडी बनाती है, तो वो जो सारा काम मार्केट फीस से होता है। अब इसका मतलब वो सारी चीज़ें भी बंद हो जाएंगी और ये संभव ही नहीं है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट बैरियर को हम ख़त्म करना चाहते हैं कि कोई भी अपनी फसल कहीं भी बेचे। मैं ये कह रहा हूँ कि किसान तो अगर उसके गांव में कोई ख़रीदने वाला है तो फसल वहाँ बेचना ज़्यादा पसंद करेगा, 2 किलोमीटर भी जाना पसंद नहीं करता। और हरियाणा की सरकार ने कह दिया हम तो राजस्थान वालों को अलाउड नहीं करेंगे, अब पंजाब ने कह दिया हम उनको अलाउड नहीं करेंगे। आप एक तरफ तो कानून बना रहे हो, दूसरी तरफ आपके CM ये बोल रहे हैं कि वो अलाउड नहीं करेंगे। तो ये भी वो प्राइवेट मंडियां बन जाएंगी। प्राइवेट मंडियां जो हैं वो बाकायदा, उनको जो सरकारी मंडियां धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी और प्राइवेट मंडियों की मोनोपोली होगी और वो अपने हिसाब से जो भी रेट, अब जैसे जियो ने शुरू में फ्री में दिया, आज 600 रुपये का रिचार्ज है और वही सेम होगा। स्टार्टिंग में ये कम रेट और ज़्यादा रेट में फसल खरीदेंगे, परंतु धीरे धीरे वो आके कहेंगे कि भाई जो मैं रेट कह रहा हूँ वो देनी है तो दो, नहीं जाओ, और तब तक सरकारी मंडी ख़त्म हो चुकी होंगी। तो ये कुछ ऐसा। और इसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जाओगे SDM के पास और SDM फिर वही करेगा जो उसकी औकात है, उसके हिसाब से ही काम कर पाएगा। उसकी हैसियत इतनी नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ काम कर पाए। तो ये कुछ प्रोविज़न्स हैं जो कि किसी भी तरीके से, और इसके अंदर भी कोई भी कोर्ट की पावर नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि तीनों कानून पूरी तरीके से किसानों के खिलाफ हैं और किसानों की ये मांग भी है और हम ये चाहते हैं कि ये वापस लिए जाने चाहिए और मोदी गवर्नमेंट को ये कंसीडर करना चाहिए। जैसा आपने कमियां गिनवाई हैं, अगर इनको दुरुस्त कर दिया जाए तो ये कानून किसी तरीके से काम आ पाएंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि इसमें इस दोनों ही कानूनों में 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर सिर्फ डेफिनेशंस का है,
दूसरे चैप्टर में मैं बाद में आऊँगा। तीसरा चैप्टर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कि कैसे समझौता होगा उसका है, और चौथा चैप्टर मिसलेनियस है कि रूल बनेंगे, पार्लियामेंट के पास जाएगा वगैरह वगैरह। तो एक जो क्रक्स का चैप्टर है वो एक ही चैप्टर है जिसके अंदर की 4 से 6 सेक्शन है। अगर उसमें सारों में आप अमेंडमेंट कर दोगे फिर एक्ट बचता ही नहीं है, वो एक्ट अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इसमें संशोधन का कोई इशू ही नहीं है। अगर आप देखिए मेरी किताब की बात करूं तो मैं अगर इसकी बात करें तो सारी किताब ही मैंने अंडरलाइन की हुई है कि कहाँ का समझौता वो संशोधन चाहिए। अगर सारा ही आप संशोधन कर देंगे तो उसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है, एक्ट तो रंग ही बदल रखा है आपने। एक्ट अपने आप में ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये हर जगह जो ऐसी हैं जहाँ किसानों के लेवल की प्रॉब्लम्स हैं तो ये वापस ही होंगे तभी बात बनेगी। और अगर ऐसा कोई एक्ट लेके भी आना चाहती है सरकार तो उसके लिए अलग से किसानों से बात करे और उनको डिस्कस करें, उसके ऊपर विचार करने के बाद अगर किसानों को ठीक लगता है तो लाया जा सकता है। इवन मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, यूके का एक्सपीरियंस भी अगर कहेंगे तो कोई बेहतर एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ का भी इस तरीके का। और वहाँ वो कंट्री हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सब्सिडी एग्रीकल्चर पे, हमारे यहाँ सब्सिडी बहुत कम है। तो ऐसे में किसान किसी भी तरीके से ज़िंदा नहीं रह पाएगा। सर एक आखिरी सवाल मेरा, मान लीजिएगा किसी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए ज़मीन ले लिया 5000 एकड़, मास प्रोडक्शन के लिए अगर वो कुछ केमिकल इस तरीके के प्रयोग करता है जिससे उसको उत्पादन तो मिला लेकिन ज़मीन खराब होती है, क्या ऐसा कोई प्रावधान इसमें है? उसमें ये लिखा गया है कि आप जो भी समझौते के अंदर ये लिखा होगा कि जो खाद, बीज, दवाई वो सारी चीज़ कंपनी देगी। तो जो कंपनी देगी वही हमारे को यूज़ करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो अल्टीमेटली ये संभव हो सकता है कि वो पेस्टिसाइड यूज़ करे जो कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो बढ़ाए लेकिन ज़मीन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती चली जाए, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति ख़त्म कर दे। और दूसरा, इसके अलावा आप देखिए जहाँ कॉटन की बेल्ट है वहाँ पे पेस्टिसाइड के बहुत ज़्यादा प्रयोग से कैंसर हो गया लोगों को। खासतौर पे बठिंडा का इलाका आप देखेंगे स्पेशल कैंसर ट्रेन नाम रखा गया है। तो वैसे भी इफ़ेक्ट आ सकते हैं कि कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए ऐसे पेस्टिसाइड यूज़ करें जो कि लोगों की हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह हो, परंतु कंपनियों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनको वहाँ नहीं रहना है। तो अल्टीमेटली किसानों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विक्रम मित्तल थे। बेबाकी से बताया, सरलता से बताया कि गुड लैंग्वेज में बने हुए कानून सरल भाषा में किसानों के लिए कितने नुकसानदायक हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों और लोगों तक आप शेयर कीजिएगा। अगर इसको वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, दिल्ली।